नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आप सबको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दुनिया में 1,82,00,000 लोग अभी तक कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। डेथ जो है वो 6,92,000 लोगों की हो गई है और इन्फेक्शन कल मतलब जो कल बीता है उसमें 2,18,000 लोगों का एक दिन में पूरी दुनिया में हुआ है। ये फिगर्स रिड्यूस हुई हैं, 280-90 पर डे तक पहुंच गया था, लेकिन अब ये 218 पे आ गया है। इंडिया में अभी तक 18,07,222 लोगों को इन्फेक्शन हुआ है। कल जो इन्फेक्शन हुआ था वो 52,783 52,783 और डेथ कल हुई थी 758। अभी तक कुल डेथ 38,176। हमारे यहाँ जो एक्टिव केसेस आज की तारीख में हैं, मतलब मेरे ख्याल में वही इस समय असली फिगर हैं जिससे आपको थोड़ा मतलब प्रिकॉशन लेना है और जिसको सुपरवाइज सरकार को करना है। एक्टिव केसेस हैं 5,80,657 5,80,657। हम काफ़ी पैरामीटर्स पे दुनिया में 3 नंबर पे हैं, नंबर ऑफ इन्फेक्शन, नंबर ऑफ एक्टिव केसेस, इन सब सारी चीज़ों में। लेकिन नंबर ऑफ एक्टिव केसेस में हम 3rd नंबर पे दुनिया में हैं, लेकिन 3rd और 4th के बीच में बड़ा गैप है। 4th नंबर पे रशिया है, हम 5,80,000 हैं, रशिया 1,88,000 है। तो मतलब हमारे और उसके बीच में एक बड़ा गैप है, करीब करीब 4 लाख का गैप है हमारे और उसके बीच में। ये तो हो गई बात कि कहाँ कितनी तेजी से फैल रहा है। हिंदुस्तान में बहुत तेजी से फैल रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, घर में बैठने की ज़रूरत है। लेकिन इसमें थोड़ी सी चर्चा हम लोग ये कर लें कि किन्हीं भी कारणों से सरकार उसको ज़्यादा बेहतर बता सकती है कि सरकार की तरफ से कोई अधिकृत व्यक्ति, और अधिकृत में भी मैं कहूँगा कोई पॉलिटिकल आदमी, जैसे शुरू में प्रधानमंत्री जी 3 बार आए कुल कोरोना की बात को लेके, लेकिन अब किसी का भी मतलब प्रधानमंत्री का तो छोड़ दीजिए, कोई मंत्री भी आना इस पे बंद कर दिया है। अगर वो आते तो थोड़ा हम सब लोगों की हौसला अफजाई होती, थोड़ा लोगों में ये मिलती कि भाई इसको लड़ा जाएगा तो ठीक हो जाएगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो 2-3-4 चीज़ें कही गई थी और जो सरकार के लोग कह रहे थे उसकी कितनी प्रासंगिकता है वो समझ लीजिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने एड्रेस में कहा था, मन की बात में भी कहा था कि काढ़ा पीजिए और काढ़ा पीने से इम्यूनिटी रहेगी। हो सकता है उससे इम्यूनिटी वो होती है, हम सब लोग काढ़ा पी रहे हैं, मैं भी काढ़ा पी रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है कि वो रोक नहीं पाया, क्योंकि कुछ जो बड़े आदमियों को अभी हुआ है, मैं उस पर भी चर्चा करूँगा। वो लोग अगर काढ़ा वो भी पी रहे होंगे क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री के बहुत नज़दीकी हैं और ये सब सारी चीज़ें उनको सुविधाएँ हैं। हमारे आपके घर में हो सकता है कि कुछ चीज़ ना हो, पत्नी को ही सारा काम करना पड़ रहा हो, लेकिन उनके यहाँ तो इस तरह की कोई दिक्कत नहीं, वो काढ़ा का है। दूसरा, एक रामदेव बाबा ने शुरू में एक दिन तो अनाउंस कर दिया था कि उन्होंने कोरोना की दवाई बना दी और वो ऑन रिकॉर्ड है, उसके वीडियोज़ हैं। बाद में 2 दिन बाद जब उनके ऊपर थोड़ा मतलब अलग अलग संस्थाओं ने पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं, उन्होंने कहा नहीं, वो कोरोना की दवाई नहीं, वो इम्यूनिटी बूस्टर है। अच्छा, रामदेव बाबा सारी बातों में ज्ञान देते हैं, राय देते हैं इन सबको, तो अब वो क्यों नहीं राय दे रहे हैं, क्या ज्ञान नहीं दे रहे हैं? भाई उन्होंने अगर सबको बांटा था ये, तो ये जो बड़े आदमी देश के हैं जिनको ये कोरोना हो रहा है उनको भी देना चाहिए था और दिया ही होगा। फिर इस कैबिनेट के एक मंत्री हैं जो मतलब कैमरे पे आके कह रहे हैं कि वो भाभी जी का पापड़ है, एक कोई भाभी जी का पापड़ आया है उस भाभी जी के। तो मेरा ये है कि अगर वो भाभी जी का पापड़ पूरे देश के लिए बना रहे थे और कह रहे थे, तो उनको अपने कैबिनेट के सीनियर कलीग्स को भी उसको देना चाहिए था भाभी जी का पापड़। चौथा एक जो इशू है जिस पे थोड़ा डिबेटेबल है, और वो मैं इसलिए उसको कहने में ये है कि आरोग्य सेतु से अगर प्रिवेंशन हो सकता था या आदमी तुरंत पता लग सकता था, तो अब मैं अगली जो बात कहने जा रहा हूं उसका उससे रिलेशनशिप है। मैं सिर्फ 4-5 नाम ले रहा हूं जो बड़े आदमी हैं, जो मतलब उससे बड़ा नहीं है कोई। देश में इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद जो सबसे ताकतवर आदमी है वो अमित शाह हैं। अब अमित शाह जी को कोरोना हो गया और सीरियस हैं इसका इसी बात से अंदाज लगाया जा सकता है कि बाकी लोग तो होम क्वारंटाइन या इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो तुरंत मेदांता में जाके भर्ती हो गए हैं। वो अलग बात है कि अगर अमित शाह जी, जो सारे लोग हम लोगों को स्वदेशी की बात और सरकार की बात करते हैं, तो अगर वो, और अभी उन्होंने कहा भी है कि बहुत अच्छे से दिल्ली में तो खास करके उन्होंने इस बात की वाहवाही लूटी है, उनका कहना है कि उन्होंने इसको बहुत अच्छे से कंट्रोल किया है। तो मेरे ख्याल में एम्स में या कहीं पे जाके भर्ती होते तो बेटर था बजाय मेदांता में जाने के। अमित शाह जी को हो गया। अब अमित शाह जी के कैबिनेट कलीग का भाभी जी का पापड़ या काढ़ा उनको ज़रूर मिल रहा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ।
दूसरे अमिताभ बच्चन। अब अमिताभ बच्चन से ज़्यादा इस देश में रिसोर्सफुल तो कोई नहीं होगा भाई, उनकी देखभाल होती है, वो इतनी उम्र में भी बढ़िया एक्टिंग करते हैं। तो ये मानी हुई बात है कि अब वो चूक नहीं गई है, कोरोना होना ही होना है। फिर उत्तर प्रदेश में आज हमारे एक मंत्री की मृत्यु हो गई। अब अगर मंत्री की मृत्यु हो रही है तो मैं ये मान रहा हूं कि उनको बेस्ट ऑफ ट्रीटमेंट मिला होगा। मध्य प्रदेश में वो शिवराज सिंह चौहान और इन लोग बीमार पड़ गए। मतलब पीपल इन हाई प्लेसेस जो करता धरता है, उन लोग अगर बीमार पड़ रहे हैं और उन लोग भी बीमार, इन लोग पढ़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में भाग रहे हैं। अमिताभ बच्चन का तो खैर समझ में आता है कि भाई वो फिल्म स्टार हैं, प्राइवेट में नहीं जाएंगे तो उनकी शायद स्टार वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन हमारे मंत्री जी का मेदांता में भर्ती होना, मुझे लगता था कि अगर वो सरकारी में जाते, एम्स में जाते तो ज़्यादा अच्छा था। खैर, तो ये तो हो गए कि बड़े आदमियों को भी हो रहा है, तो ये बड़े आदमियों को भी हो रहा है, तो इस आरोग्य सेतु से ये सब लोगों ने अपने उसमें कर रखा होगा, मैं ये मान ही रहा हूं, क्योंकि जब पूरे देश को लोग कह रहे हैं रखने को, तो आरोग्य सेतु का क्या फायदा हुआ आपको रखने का। अब जरा बात कर लें कि ये 3-4 चीजें ऐसी हो रही हैं, उसका क्या फायदा हो रहा है। मतलब मेरे हिसाब से उससे सिर्फ दिक्कत के अलावा और कुछ नहीं है। 4 चीजें क्या, मैं पूछ रहा हूं क्या फायदा है। तो पहली चीज यह है कि अभी जैसे उत्तर प्रदेश में 2 दिन का लॉकडाउन हो रहा है, सैटरडे संडे। तो उस 2 दिन के लॉकडाउन से मतलब ये हो रहा है कि उस बीच सैनिटाइज करेंगे या करेंगे, वो जबकि ग्राउंड पे नहीं हो रहा है सैनिटाइजेशन। आप किसी भी घर में रह रहे हो, किसी भी दफ्तर में रह रहे हो, ऐसा नहीं है कि कहीं सैनिटाइजेशन हो रहा है। तो वो 2 दिन के लॉकडाउन करने से क्या फायदा है भाई। या तो लॉकडाउन लंबा कर लीजिए जिससे एक वो चेन ब्रेक हो, या अगर चल रहा है तो सब चीजें चलने दीजिए। दूसरा क्या हो रहा है कि ये एक मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि शराब की दुकानों पे इतना जोर है। मतलब बीच में लॉकडाउन के दिन भी शराब की दुकानें खुलेंगी और इसमें लोग मजाक ये कर रहे हैं। और ये मजाक नहीं, एक सीरियस बात भी है कि अगर आपको लॉकडाउन के समय निकल के कहीं जाना हो और आपको कहना हो कि मैं सब्जी लेने जा रहा हूं या फल लेने जा रहा हूं, तो आपको वापस कर दिया जाएगा, चालान हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कह दीजिए कि आप शराब लेने जा रहे हैं क्योंकि वो शराब की दुकानें खुली हैं, तो आप कोई गैर कानूनी बात नहीं कर रहे हैं, आप लॉकडाउन में निकल के शराब ले सकते हैं। अगर शराब की दुकानें दिन में भी खुली हैं लॉकडाउन के समय, तो इसका मतलब सरकार ये मान रही है ना कि दिन में कोई ना कोई आके लेगा, क्योंकि ये तो थोक नहीं, ये तो रिटेल का बिजनेस है। सरकार इसमें बड़े जोर शोर से कह रही है कि अब जो मॉल वॉल हैं उसमें भी शराब, महंगी शराबें बिकने लगेंगी। इसका क्या लॉजिक है, नहीं समझ में आ रहा है। फिर एक चीज जो क्लैरिटी नहीं हो रही है, और मैं जो जितना मैं समझाऊं मैं आपके साथ भी शेयर कर लूं। अभी हो रहा है L1, L2, L3, ये 3 तरह के स्टेजेस हैं। फिर लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, कंटेनमेंट। इस पे भी मुझे ऐसा लगता है कि रोज एक प्रॉपर वो निकलना चाहिए किसका क्या मतलब है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है लोगों को समझने के लिए। मैं जितना समझ पाया हूं अभी तक, जो भी चीज मैं समझ पा रहा हूं, उसके हिसाब से 2 डॉक्टर्स को मैं इसलिए रेफर करूंगा जिनके बहुत से वीडियोस आए हैं, बहुत काम कर रहे हैं। और मेरे बहुत से दर्शकों ने बीच बीच में कहा था कि आप उनको रेफर क्यों नहीं करते हैं। मैंने उनको भी ठीक से देख लिया है। उसमें से एक है डॉक्टर के अग्रवाल। वो छोटे छोटे वीडियोस बहुत डाल रहे हैं और अगर आप वो देखिए तो मेरे हिसाब से वो उससे फ़ायदा ही है। और एक डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी हैं जो थोड़े ज़्यादा क्रांतिकारी हैं, जो ये कह रहे हैं कि बेसिकली एक दूसरी लॉबी काम कर रही है और इस तरह के वायरस तो रहते ही हैं, वो इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। अब जो मैं समझाऊं अभी तक वो मैं आपके साथ शेयर कर लूं। ये बीमारी क्या निकट भविष्य में खत्म हो रही है? मेरे हिसाब से नहीं। मतलब कहीं दूर दूर तक इसको खत्म होने का नहीं है। दूसरा, ये वैक्सीन कब तक आएगी? बीच में था 15 अगस्त, फिर से हो रहा है कि नहीं 15 अगस्त को अनाउंस हो ही जाएगा लाल किले की। उससे मेरे हिसाब से कोई वैक्सीन अभी नहीं आ रही है। और कुछ डॉक्टर्स का कहना यह है कि जो सबसे पहले वैक्सीन आने की बात है वो अक्टूबर के आसपास की बात है। और वो भी वो ये मान रहे हैं कि वो वैक्सीन या तो रशिया से आएगी या चाइना से आएगी। और उसके पीछे उनकी लॉजिक ये है कि रशिया या चाइना चूंकि कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे उनको बहुत से प्रोटोकॉल्स, बहुत से प्रोसीजर, बहुत से क्लियरेंसेस नहीं लेनी पड़ती हैं, जो अदरवाइज एक वैक्सीन में, वैक्सीन की खोज हो जाने के बाद उसके प्रोसीजर, उसकी क्लियरेंस, उसके प्रोटोकॉल बनाने में बहुत लंबा समय लगता है। वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री में शायद संभव नहीं है इतनी जल्दी करना। वहाँ पे कोई इस तरह की बात नहीं होगी। तो शायद सबसे पहले उनका, उस ग्रुप ऑफ डॉक्टर्स का कहना है कि सबसे पहले चाइना और रशिया से आएगी। इस दावेदारी को वो करने के लिए कहते हैं कि देखिए, आप कम्युनिस्ट कंट्री की सारी खराबियां होने के बाद भी एक बात यह है कि वहाँ पे एक बार कह दिया गया, चाइना में जैसे एक बार कह दिया गया था कि टेस्ट होने हैं, तो 10 दिन के अंदर उन्होंने 86 लाख 86 लाख टेस्ट कर लिए थे 10 दिन के अंदर। तो ये एक बड़ी बात थी।
और ये इसलिए हो पाया क्योंकि वो चाइना कम्युनिस्ट कंट्री थी। आज जो डॉक्टर्स कह रहे हैं वो दो चीज़ें कह रहे हैं और वो बातें समझ में भी आती हैं। पहली चीज़ डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि आपका सारा फोकस, सारा ध्यान मॉर्टेलिटी रिड्यूस करने पर होना चाहिए, मतलब जिसको डेथ रेट को कंट्रोल करिए। जितने आप लोगों को बचा लेंगे, अगर उनको कोरोना हो भी गया है तो उनको किसी तरह से आप बचा लीजिए। ये जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये कोई डॉक्टर के तौर पे नहीं कह रहा हूँ, एक लेमैन जो काफ़ी चीज़ें पढ़ के बात कर रहा है, तो आप इसको क्रॉस चेक कर लीजिएगा, अपने डॉक्टर से पूछ लीजिएगा। अब L1, L2, L3 क्या है? L1 पहली स्टेज का सिम्टम है कि आपको कोरोना हो गया और आपने टेस्ट करा लिया, आप कोरोना पॉजिटिव आ गए। L2 वो है जिस स्टेज पे आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। बहुत साधारण सी चीज़ है, ऑक्सीमीटर हम सब लोगों ने अपने घर पे रख लिया है। वो डॉक्टर्स टू डॉक्टर्स डिफर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर ऑक्सीजन लेवल आपका SpO2 जो बोलते हैं वो अगर 90 से कम आए तो आप तुरंत मतलब कार्रवाई शुरू कर दें। कुछ लोग कहते हैं 85। मेरी जिन डॉक्टर से बात हुई उन्होंने कहा 85 के नीचे ज़्यादा क्रिटिकल है, लेकिन 90 इसलिए बोला जाता है कि आपको रिएक्शन टाइम और ये सब करने में और डॉक्टर को भी कुछ टाइम मिले, इसलिए कह दिया जाता है कि 90 से नीचे अगर आपका ऑक्सीजन लेवल आए तो आप L2 की तरफ जा रहे हैं, आपको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से हो रही है या कहीं अस्पताल में जाके आप कर रहे हैं। L3 का मतलब आप वेंटिलेशन पे जा रहे हैं। अब हो क्या रहा है कि जब आप वेंटिलेशन पे जा रहे हैं तो थोड़ा मामला क्रिटिकल हो रहा है। हालांकि एक चीज़ ये भी हो रही है काफ़ी जगहों पे, जो अब तो फिगर्स भी आ गई हैं। दिल्ली में ऐसा माना जा रहा है, दिल्ली की फिगर्स हैं कि करीब 23% लोगों को मतलब इस कोरोना से L1, L2 के उसमें होके निकल चुका है। मतलब एक बार उनको कोरोना हो चुका है तो अगली बार होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं, जीरो तो नहीं होती, कम हो जाती हैं। मुंबई में 28% लोगों को, अहमदाबाद में 18% लोगों को कोरोना होकर वो ठीक हो चुके हैं। अब जो कॉमन चीज़ें मैं इसमें से जरा बता दूं, वैक्सीन का हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन ये भी मानना है कि वैक्सीन जो है वो ये नहीं कि 100% सक्सेसफुल होगा, जिसको लग गया उसको नहीं, 70% सक्सेस रेट होगा वैक्सीन का, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है। आज की तारीख में मॉर्टेलिटी रेट 0.3% है। तो इसीलिए आप अगर मॉर्टेलिटी को अपना सारा फोकस रखिए कि जो आदमी एक बार इसकी चपेट में आ जा रहा है और L2 या L3 लेवल पे है, उस पर सारा ध्यान लगा के उसको बचाने की ज़रूरत है। बाकी लोग तो एंटीबॉडी और अपनी जो इम्यूनिटी है, अपनी जो प्रतिरोधक क्षमता है, उससे किसी न किसी तरह से इससे लड़के कोरोना से बाहर निकल आएंगे। कुछ चीज़ें जल्दी से मैं बता दूं जो मैंने इन सब लोगों से का वीडियो देख के, इनसे बातचीत करके, कुछ डॉक्टर से बातचीत करके कही है। पहली चीज़ ये है कि जो जनरल टेस्ट हो रहा है वो टाइफाइड आता है, उसमें खतरा निमोनिया से है। तो जनरली ट्रीटमेंट टाइफाइड का होने लगता है, तो टाइफाइड और निमोनिया का फ़र्क समझ लीजिएगा कि आपको निमोनिया से खतरा है, और जो टेस्ट में आ जाता है और फिर टाइफाइड की दवा शुरू होने लगती है। दूसरा यह है कि कहीं कहीं रेस्पिरेटरी के जगह कुछ डायरिया वाले सिम्टम से ये शुरू होता है, पेट खराब हो जाता है, तो उस पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सारा जोर अभी तक यह ना कि रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन रेस्पिरेशन। तीसरा यह है कि इसको 0 से 3 डेज जो हैं वो इंपॉर्टेंट है और उसको नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको कैसे 0 से 3 पता लगेगा? पता ये लगेगा कि अगर कोई एक, जैसे अमित शाह साहब हो गए, उन्होंने सबको ट्वीट करके कह दिया मेरे संपर्क में जो आया हो वो भाई अपनी जांच करा ले। अमिताभ बच्चन ने अपने घर में कहा था कि उनको हुआ है, फिर बाद में ऐश्वर्या राय को भी हुआ, जया जी को अभी तक नहीं हुआ। तो जो भी संपर्क में आए हैं वो अगर वो तुरंत जांच करा रहे हैं तो 0 से 3 डेज के बीच में उनको पकड़ में वो चीज़ आ जाएगी, क्योंकि ये आपकी लंग्स को इफेक्ट करने जा रहा है। ये टाइफाइड नहीं है, ये निमोनिया की तरह आपको करेगा। और वो जो 4, 5, 6 डे है वो क्रिटिकल हैं, और अगर आपने उस दौरान दवा नहीं ली तो वो बिगड़ सकता है मामला। एक चीज़ और है जो आम जन को ये लग रहा है, मतलब मेरे भी 2-4 जानने वाले हैं, कुछ लोग टेस्ट कराने से घबरा रहे हैं। उनको ये लग रहा है भाई टेस्ट हो जाएगा तो सेंट्रली और मतलब कंट्रोल्ड है और खबर चली जाएगी और मुझे एक तरह से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और लोगों को आज की तारीख में सरकार की जो सुविधाएं प्रदान कर रही हैं उस पर बहुत भरोसा नहीं है। उसके बहुत से कारण हैं, उस कारण को यहाँ डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक जनरल लोगों को डर है कि एक बार हम सरकारी उसमें चले गए तो मालूम नहीं कैसा इलाज होगा, क्या इलाज होगा, कैसे क्या करेंगे। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि कोरोना की रिपोर्ट के आने का इंतज़ार ना करें। अगर आपने कोरोना टेस्ट करा लिया, आपको सिम्टम्स हैं, दवा तुरंत शुरू कर दें। मतलब ये ना इंतजार करें कि जब टेस्ट की रिपोर्ट आएगी तब करेंगे। एक चीज़ अच्छी ये डॉक्टर के अग्रवाल ने कही है, आप उनके वीडियो में भी देख लेंगे।
उन्होंने एक सीटी वैल्यू की बात कही है। उन्होंने कहा है जब कोरोना टेस्ट आप कराते हैं तो उनसे ज़रूर पूछिए कि इसकी कोरोना टेस्ट वैल्यू क्या है। उनका कहना है कि अगर ये 24 का वो है कि वायरल लोड इस पे कितना है, तो वो कहते हैं 24 इज क्रिटिकल, उससे नीचे अगर है तो ये थोड़ा आप सतर्क रहिए, अगर उसके ऊपर है तो ये आके हल्का इन्फेक्शन है जो आपको कोई ऐसा मतलब फेटल नहीं होगा। जैसे खांसी जुकाम होते आए हैं, हम सब लोग उससे जूझते रहे हैं, शरीर उससे जूझ लेगा। अंत में सारे लोगों का एक चीज़ ये कहना है, और हम सब लोगों को भी जो महसूस हो रहा है कि कोरोना है, स्टे करेगा, हम सब लोगों को उससे लड़ना है, लेकिन शायद पॉलिटिकल लेवल पे जो हमारे नेता हैं उनका आपस में तालमेल होना थोड़ा बेहतर ज़रूरी है। ये स्टेट का उस स्टेट से, उस स्टेट का उस स्टेट से, उसकी क्या नॉर्म, हमारी क्या नॉर्म, वो थोड़ा आपस में इन लोगों का अगर एडजस्टमेंट और इन लोगों की आपस में बातचीत होती रहेगी तो पूरे देश में कोरोना से लड़ने में ज़्यादा आसानी होगी। अंत में फिर से एक बार, घर में रहिए, सेफ रहिए, इम्यूनिटी बढ़ाने की बात करिए, लेकिन एक चीज़ और है, घर में बैठ के अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको कोरोना नहीं होगा तो गलत है। कोरोना तो अगर धीरे धीरे फैल रहा है तो आज नहीं तो कल होना ही है। इम्यूनिटी को जब वो करिए, कोई भी सिम्टम को बिल्कुल भी नज़रअंदाज मत करिए, तुरंत अपना टेस्ट कराइए और पता करिए। थैंक यू।